राम राम जी, सभी भाई बहनों को राम राम। मैं हूं बाबा रामदास, मेरे साथ हैं नन्हे पहलवान और आप देख रहे हैं बाबा की खरी खोटी और स्लो जिंदगी, हमारे दोनों चैनल हैं। अल फलाह यूनिवर्सिटी फरीदाबाद से जब आप आगे की तरफ जाते हैं तो एक जगह पड़ती है धौस। आज से मैं नन्हे पहलवान आज से करीब 35 साल पहले मैं पहली बार धौस गया था। वहां पे एक लेक है और वहां पे रॉक्स हैं। अरावली की पहाड़ियों के एकदम नीचे हाँ, गांव है धौज। धौस वहां पे एक बहुत बड़ी लेक है। तो वहां पे वाटर एक्टिविटीज होती थी, एडवेंचर, और जो रॉक्स थी उन पर रॉक क्लाइंबिंग बहुत शानदार होती थी। तो मैंने जीवन में पहली बार जब रॉक क्लाइंबिंग की थी, हमारा एक क्लब होता था, माउंटेनियरिंग का एक क्लब होता था, वहीं नेहरू स्टेडियम में उसका ऑफिस था। उनके साथ मैं पहली बार गया था, तो मैंने पहली बार धौस विलेज देखा था। तब तक धौस सिर्फ एक गांव था, अब तो धौस भी बहुत डेवलप हो गया। तो उसी धौस गांव में ये यूनिवर्सिटी है जिसका नाम अल फलाह, जो कि आज की तारीख में आतंकी बनाने का सबसे बड़ा कारखाना। कुछ लोग पंचर छाप आतंकी होते हैं, कुछ और होते हैं। यहाँ डॉक्टरों को आतंकी बनाया जाता है जी। तो नन्हे पहलवान ने ना वो अल फलाह यूनिवर्सिटी पे बड़ी अंदर की रिसर्च जुटाई है। सब क्या था, कौन था, कैसे बनी, क्या कनेक्शंस हैं। और मैं बता रहा हूं, जो कंटेंट आज आपको इस वीडियो पे मिलेगा वो इंडिया में इस वक्त कहीं नहीं मिलेगा। हाँ नन्हे पहलवान, जरा शुरू हो जाओ। अब क्या है भैया ये अल फलाह का किस्सा? बात है जी 1993 की। लखनऊ में दो भाई, फवाद अहमद सिद्दीकी और जवाद अहमद सिद्दीकी। ये फवाद थोड़ा चालाक टाइप था और जो छोटे वाला था ना, वो थोड़ा लल्लड़ टाइप नहीं होता, लल्लू टाइप ऐसे थे। जवाद या ऐसा ही कुछ मिलता जुलता नाम था। वी आर नॉट वेरी श्योर अबाउट जवाद, पर फवाद एकदम सही नाम है। तो इन्होंने वहां एक बैंक खोला, दीनी भाइयों के लिए बैंक। तो भाई बैंक खुला तो दीनी एक दूसरे को प्रमोट बहुत करते हैं ना इस मामले में। तो दीनी भाइयों ने जब बैंक खोला तो दीन के और भाई जुड़े साथ में, और एफडियां और बैंक अकाउंट और पैसे जमा होने लगे। तो क्या ये आरबीआई से उसको मान्यता वगैरह नहीं थी? ऐसे ना, खोल ना, दिया? ना, ना, दीनी भाइयों का बैंक। वो सहारा इंडिया टाइप रहा होगा। सहारा इंडिया तो फिर भी बहुत बेटर था उससे भी, और मतलब नहीं, वो मोहल्ला पहले चिट फंड कंपनी टाइप रही होगी। इस टाइप का बैंक, चिट फंड कहना उसको ज्यादा उचित रहेगा, क्योंकि बैंक इज ऑलवेज रिकॉग्नाइज्ड बाय द आरबीआई। मैंने कहा ना दीनी भाइयों का बैंक। हाँ, चिट फंड कंपनी मान लीजिए उसको। जी, तो क्या हुआ आगे? उसमें मोटे पैसे जमा हुए और इन दोनों भाइयों की ऐश अयाशी दुबई जाने का सिलसिला चलना शुरू हुआ। दुबई से भी फंडिंग वंडिंग ले आए कि हम एक कॉलेज खोलना चाहते हैं अपने दीन के बच्चों के लिए। तो ये हुआ कि जी बड़ी अच्छी बात है। तो इन्होंने 96-97 में इसी धौस, जिसको धौज भी कुछ लोग कहते हैं, फरीदाबाद से 13 किलोमीटर है जी, वहां पे काफी मोटी जमीन, मतलब 20-30 एकड़ जमीन उस जमाने में। उस जमाने में तो ये वीरान बियाबान था। अब जो भी था, उस बैंक से जितने इनको चिटफंड वाले वो पैसे मिले, कुछ ये अरबी कंट्रीज से पैसे ले आए, कुछ दीनी भाइयों ने फंडिंग कर दी। तो इन्होंने वहां पे तब 20-30 एकड़ जमीन खरीदी। लेकिन जमीन खरीदने में इनके सारे पैसे हो गए खत्म, जमीन पे बाउंड्री नहीं मार पाए थे। कैसे तैसे इन्होंने 5 कमरे बनाए और कॉलेज खोल लिया और एमडीयू से एफिलिएट करा लिया। शुरू में इंजीनियरिंग कॉलेज खोला था और स्ट्रीम्स थी इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, मैकेनिकल, नहीं इलेक्ट्रिकल थी, इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं थी। फिर बाद में 2 स्ट्रीम्स और शुरू की थी, इलेक्ट्रॉनिक्स विद कंप्यूटर साइंस और सिविल इंजीनियरिंग। अच्छा, एमडीयू ने इनको उन 5 कमरों में एफिलिएशन दे दी थी। वो जमाना ऐसा था, मिल जाती थी बड़े। 97 की बात है, आज की बात नहीं है। ये वो कपिल सिब्बल ने जब ये प्रपंच शुरू किया था ना, तो ये दे दी भैया, कॉलेज शुरू हो गया। लेकिन उन दिनों भाई काउंसलिंग होती थी ना कॉलेजेस के लिए, तो इनके यहाँ कोई जाता ही नहीं था। तो हाँ, 5 कमरों में कौन जाएगा इंजीनियरिंग करने? हमने देखा जलंधर में बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, शुरू में वहां बच्चे नहीं आते थे, तो फॉरेन से बच्चे ले आना, बिहार के, और जो जिसका कहीं एडमिशन ना हो, 40-42%, 37% नंबर वालों का एडमिशन लिए उस यूनिवर्सिटी ने। अब तो बड़ी रिकॉग्नाइज्ड हो गई, अब तो सुनते हैं बड़ा स्ट्रिक्ट हो गया, अच्छा वहाँ कल्चर है। पिछले दिनों तो वहाँ बहुत बुरा हाल था उस यूनिवर्सिटी का। तो वह इस हिसाब से वो कॉलेज चलता रहा 2003-04 तक। 3-4 जब आया तो वहाँ क्लासेस भी ठीक ठाक हो गई थी और कश्मीरी बच्चों का बैच आना शुरू हुआ। ये 2003-2002 की बात है। अब
भाई अगर कश्मीर का भाई पहले तो लोकल बच्चा था, फरीदाबाद से अप डाउन कर रहा था, या इन्होंने 2 कमरे लेके कहीं उनको रख लिया था। अब क्योंकि कश्मीर से बच्चे आ रहे थे, इनको फंडिंग आ रही थी मोटी बाहर से, है भाई, दीन के नाम पे कॉलेज खोला था कि दीन के बच्चों को पढ़ाएंगे। नाम भी क्या रखा था? अल फलाह, प्रोस्पेरिटी, हैप्पीनेस। अल फलाह अरबिक वर्ड है जिसका नाम होता है प्रोस्पेरिटी, हैप्पीनेस, सॉल्वेशन, अंत में जी। हैप्पीनेस। तो उसके बाद आपको याद है जामिया नगर, दिल्ली में आपने देखा ही होगा जामिया नगर। तो जामिया नगर में एक और दीनी भाई ने इनको अपनी एक पूरी बिल्डिंग 18-20 कमरों की किराए पे दे दी और उन्होंने वहां पे हॉस्टल खोल दिया। और अच्छा, कॉलेज धौस में चलेगा, हॉस्टल जामिया में चलेगा? नहीं, धौस में तब तक इनको ना गांव के लोग पसंद नहीं करते थे एकदम, बेन भाइयों को, और गांव वालों से इनकी थोड़ी टसल्स चल रही थी। धौस तब तक पूरा गोल्ड टोपी अभी ना उनके अंदर वो आया नहीं था अभी दीन पूरी तरह, वो थोड़ा सा अपने आप को अलग, वो तो गुजर बहुल इलाका है। हाँ, लेकिन नहीं थे, मतलब वो ना अपने आप को मुसलमान कहते थे, ना हिंदू कहते थे, ना गुजर कहते थे, कुछ इन्फ्लुएंस थे इस्लाम से, लेकिन अभी पूरी तरह दीनी नहीं हुए थे अभी, मतलब उनके अंदर तालीम और वो इल्म अभी आया नहीं था, अभी थोड़ा कटे हुए थे। 2003-4 में उनको कॉलेज चलाना था, क्योंकि भाई कश्मीर के बच्चे आ गए, बिहार से बच्चे आ गए, जब उनको लोकल एडमिशन नहीं मिला तो 200-250 बच्चे इनके पास हो गए थे 2003-4 में। तो उन्होंने जामिया नगर में एक बिल्डिंग किराए पे ली और बगल में ही 4 कमरे और किराए पे ले लिए, 2 बसें ले ली और वहां पे लड़कियों को रख दिया। और ये दोनों भाई खुद वहीं धौस में रहते थे और जामिया नगर में रहते थे, ये इनका अप डाउन लगा रहता था। चलता रहा 2007 आते आते कॉलेज बड़ा हो गया, बच्चे 400 के पार हो गए। लेकिन इन दोनों भाइयों का वो जो अब हुआ क्या ना, पैसे इन्होंने लिए थे कि भाई थोड़े दिनों बाद आपके पैसे मैं वापस कर दूंगा। अब लोग इनसे लखनऊ में पैसे मांगने लग गए कि भैया वो जो शुरू में जो इनकी चिटफंड कंपनी थी, हमारे पैसे वापस करो। 2008 में आपको इंसिडेंट सुनाता हूं, आप सुनकर बड़ा हैरान होंगे कि 2008 का बटला हाउस एनकाउंटर आपको याद है? हाँ, उसका इस कॉलेज से एक बड़ा अजीब सा कनेक्शन है। आप बोलेंगे बटला हाउस में वो जो 2 दीनी आतंकवादी मारे गए थे, वो तो जामिया मिलिया में पढ़ते थे, उनका अल फलाह से क्या है? शाम को वो एनकाउंटर हुआ था, एक की जेब से एक लाइब्रेरी का कार्ड मिलता है, वो कार्ड था अल फलाह कॉलेज की लाइब्रेरी का कार्ड, वो जो मरा था उसकी जेब से। अब क्योंकि भाई उन्होंने वहां पकड़ा तुरंत, और भाई मॉड्यूल क्रैक हो जाता है ना, तो उन्होंने अल फलाह का जब पता किया तो बोला कि जी बगल में एकदम इनका तो हॉस्टल चलता है एकदम जामिया नगर में, बटला हाउस एनकाउंटर से 2 या 3 किलोमीटर दूर का किस्सा है। तो पुलिस की 2 टीम्स वहां पहुंच गई। जब वहां छापेमारी हुई तो इन भाइयों ने तुरंत, तब तक इन्होंने ना फरीदाबाद के सेक्टर 21 में एक और हॉस्टल किराए पे ले लिया था और कश्मीर के जितने मेल स्टूडेंट्स थे वहां रख रखे थे। इन भाइयों ने तुरंत वहां फोन किया केयरटेकर को कि जल्दी से जितने कश्मीरी बच्चे उन सबको वहां से निकालो, बस भेजो और इनको जल्दी कश्मीर वापस रिपोर्ट करो। और 2 घंटे का, जब तक पुलिस जामिया नगर से सेक्टर 21 फरीदाबाद के उस पते पे पहुंचती, उसको पुलिस को रात को कुछ नहीं मिला और सवेरे पुलिस ने कॉलेज पे छापा मार दिया, अल फलाह में, अल फलाह कॉलेज में, धौस गांव में। हाँ, ये खबर आज तक हमको नहीं पता चली। ये बटला हाउस एनकाउंटर के अर्ली मॉर्निंग की बातें, आपको लेट नाइट अर्ली मॉर्निंग की बातें बता रहा हूं कि इस कॉलेज पे छापा मारा था तब पुलिस ने, दिल्ली पुलिस ने, लेकिन मिला कुछ नहीं था और ये दोनों भाई गायब हो गए थे। उससे पहले आपको इसके भाई का एक किस्सा बता दूं। इसका भाई दुबई भाग रहा था और लखनऊ एयरपोर्ट से गिरफ्तार हुआ था। ये छोटका जो है, बड़का, अच्छा बड़ा वाला जो मेन किंग पिन है, फवाद। अब ये सब होता रहा, लेकिन आपको पता है कि उस वक्त सरकार किसकी थी? सोनिया अम्मा के तो छाती में दूध उतर आया था, रो रही थी कि हाय 2 बच्चे मार दिए, 2 होने वाले एरोनॉटिकल इंजीनियर के साइंटिस्ट मेरे मार दिए, मेरे होनहार चिराग मार दिए। कितना रोई थी लिटरली भाई, आंख से आंसू गिरे। तो वो सारी तब जो जांच थी ना वो रुक गई थी, लेकिन कुछ बच्चे वहां बिहार के भी पढ़ते थे, जिनका कहीं एडमिशन ना हो, वो अल फलाह में एडमिशन पा जाता था इंजीनियरिंग। नहीं, जांच रुक गई थी या रोक दी गई थी? कांग्रेस ने रुकवा दी होगी। अरे मैंने बता दिया ना कि भाई अल फलाह का जब लिंक मिला, लेकिन तब तक अल फलाह का अभी कांग्रेस से या कांग्रेसियों की मम्मी से कोई संबंध नहीं था, तब तक सब दूर दूर से था। अब आप सोच के देखिए, एक आदमी उसके पास पैसे ना हो तो वो दुबई भाग के जा रहा हो फंडिंग इकट्ठी करने, वो आदमी 2014 में मेडिकल कॉलेज खोल देता।
वो आदमी 2014 में यूनिवर्सिटी खोलता है, मेडिकल कॉलेज अल फलाह यूनिवर्सिटी के बारे में आप विकिपीडिया पे सर्च करिए, अ प्राइवेट यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश्ड इन 2014 बाय अल फलाह चैरिटेबल ट्रस्ट। अब आप सोच के देखिए, इस चीज को आप पढ़ लीजिए, आप लोग विकिपीडिया पे जाइए और अल फलाह ग्रुप आप पढ़ लीजिए। जिस ग्रुप के पास 2008 में 5 कमरों की औकात नहीं थी, जो किराए की बिल्डिंग्स में अपना हॉस्टल चला रहा था, वो 2014 में, 2008 में बटला हाउस एनकाउंटर होता है, 2014 में वहां वो यूनिवर्सिटी बन जाती है, डीम्ड, यूजीसी से ग्रांटेड। ये सब मैं नहीं, ये यूनिवर्सिटी आप अल फलाह यूनिवर्सिटी के लिए आप विकिपीडिया कर लीजिए कि अल फलाह यूनिवर्सिटी को रिकॉग्नाइज करता है यूजीसी। अच्छा, एक चीज मैं आपको बता दूं, खट्टर सरकार आने से ठीक पहले वो एफिलिएशन मिल गया था, हुड्डा साहब ने दिया था। 2014 के बाद मोदी जी की सरकार पर भाई, क्योंकि यूनिवर्सिटी बन चुकी थी, चलती रही और अब तो ठीक ठाक ही चल रही थी आजकल, फिर उसमें मेडिकल कॉलेज ऐसा पड़ा और वो जो 5 दीनी डॉक्टर्स में से 3 उस यूनिवर्सिटी से एसोसिएटेड निकले। आज उनकी प्रिंसिपल जो वहां की वाइस चांसलर हैं, कोई सरदार जी हैं, महिला हैं कोई, उन्होंने तो कह दिया कि आज उन डॉक्टरों से हमारा कोई लेना देना नहीं है। अब उन डॉक्टरों पे आता हूं, उसमें से एक जो डॉक्टर साहब थे ना, वो जो कश्मीर वाले, उन्होंने धौस गांव में एक कमरा किराए पे लिया था, जहां से मैं एक मिनट, हाँ ये रहा वो, मेरे पास नोट है वो सारा कुछ। हाँ, धौस गांव में जो एक कमरे का घर जो पकड़ा गया है ना, एक कमरा, हाँ, एक कमरा जो पकड़ा गया है, उस कमरे से एक AK-47 84 राउंड्स, मतलब लाइव राउंड्स, 84 गोलियां, एक पिस्टल और 360 किलो अमोनियम नाइट्रेट पकड़ा गया है कमरे में से, जो उसने किराए पे ले रखा धौस गांव में। और धौस के जैसे आप, ये यूनिवर्सिटी का गेट है, तो 1 किलोमीटर इधर धौस है, तो 1 किलोमीटर इधर फतेहपुर तगा नाम का गांव है, वहां पूरा घर ले रखा था। वहां से 2500 किलो अमोनियम नाइट्रेट, मतलब 50 बोरे 50-50 किलो के मिले। ये तो सिर्फ इनसे रिकवरी हुई है। ये उस किराए वाले घर से मिला था, दो घरों से मिला। डॉक्टर साहब कश्मीर वाले थे। उन कश्मीर वाले डॉक्टर साहब की वो महिला मित्र हैं, 8 साल से लिव इन रिलेशनशिप में रह रही हैं। कौन सी? वो लखनऊ वाली? हाँ, शाहीन। वो अच्छा, लिव इन वाला चक्कर है। अच्छा, उनका ओके। और तीसरे डॉक्टर साहब सहारनपुर से पकड़े गए हैं, एक पकड़े गए हैं गुजरात से, 5वें वो गाड़ी चला रहे थे, 5वां अभी एब्सकॉन्डिंग है ना। अच्छा, वो विस्फोट से एन पहले उतर के भाग गया है क्या? वही, वो 5वां डॉक्टर है, वो 5वां डॉक्टर है। मैं आपको फोटोज अभी दिखा देता हूँ 5 की, वो 5वां डॉक्टर साहब है। अब इसमें देखिए असली ट्विस्ट कहाँ आता है कि जो यूनिवर्सिटी जो कॉलेज 2008 में बंद होने की कगार पे था, एकाएक 2014 में यूनिवर्सिटी बन गया, मेडिकल कॉलेज खुल गया। आज के जमाने में मेडिकल कॉलेज खोलना, यूनिवर्सिटी खोलने का खर्चा आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। जिस आदमी के पास 100-200 करोड़ का बजट है भाई, सोचिए कि किसकी विशेष कृपा आई भैया 2008 के बाद। जिस कॉलेज के हॉस्टल्स पे पुलिस बटला हाउस एनकाउंटर की रात और अगले दिन सवेरे अर्ली मॉर्निंग में जिस कॉलेज के हॉस्टल्स पे और कॉलेज पे दिल्ली पुलिस छापा मार रही है, उस पे किसकी कृपा हुई कि वो 2014 में मोदी सरकार आने से पहले पहले पूरी डीम्ड यूनिवर्सिटी खोलता है, यूजीसी से ग्रांट मिल जाती है, हरियाणा सरकार उसको मान्यता दे देती है। तब आप भाई कड़िया जोड़ते रहिए आप लोग। अब मैं अगर वो डॉक्टर साहब लोग की आपको फोटो दिखा दूं, जो डॉक्टर साहब लोग उस वक्त मौके पे वहां से गायब हुए थे, वो 5 डॉक्टर साहब लोग हैं। फोटोज मेरे पास पड़ी थी उनकी, पता नहीं कहाँ गई। हाँ, ये रहे डॉक्टर साहब लोग। इसमें जो महिला की फोटो है, ये फोटो थोड़ी AI जनरेटेड है। ये उमर मोहम्मद, ये जो चश्मे वाले हैं, ये अभी गाड़ी चला रहे थे, जो जिस पे विस्फोट हुआ है परसों। ये है मुजम्मिल शकील, ये कश्मीर वाले। हाँ, कश्मीर वाले। यहाँ से ही वो AK-47 85 राउंड, और इन्हीं की फ्रेंड है वो डॉक्टर साहिबा लखनऊ वाली, जिनके एक भाई भी डॉक्टर है, डॉक्टर शाहीन सईद, जिनकी गाड़ी में से AK-47 और वो सब मिले हैं। और ये डॉक्टर अदील अहमद है, ये मुजफ्फरनगर से पकड़े गए हैं। ये डॉक्टर अहमद सईद हैं, ये गुजरात से पकड़े गए। ये वो अरंडी के तेल से जो लेफ्टओवर से ये वो बना रहे थे, जो जहर निकाल रहे थे। तो ये है वो 5 दीन वाले डॉक्टर साहब लोग। अब मेरे पास एक और फोटो है, वो फोटो यहाँ दिखाना उचित नहीं है, दिखा तो मैं देता, लेकिन कई लोग की जल जाएगी। मोदी जी कहते हैं कि एक हाथ में किताब, एक हाथ में लैपटॉप। देखिए, एक हाथ में किताब और लैपटॉप का नतीजा।
तीसरे हाथ में जो है जहर, पिछवाड़े में बम। वही। आप इनको किताब दो, लैपटॉप दो, आप इनको चाहे कुछ भी करो, अब मोदी गवर्नमेंट को अपनी पॉलिसीज बदलनी पड़ेगी। नहीं, मुझे बताया, मैंने तो भाई हेमंता की मुझे बड़ी अच्छी बात लगी कि हम साला मदरसा नहीं चलने देगा, हम मदरसा सब तोड़ देगा, क्योंकि मदरसा में हमको जो है आतंकवादी और मौलवी नहीं बनाना है, हम डॉक्टर इंजीनियर बनाऊंगा अपने बच्चों को। हेमंता विश्व शर्मा जी, डॉक्टर बन के भी आतंकी ही बनना है, इसको कैसे चेक करेंगे आप? नहीं भाई, कौन डॉक्टर कल को आतंकी बन जाएगी इसको कैसे चेक करेंगे? कौन डॉक्टर रेडिकलाइज हो चुका है इसको कैसे चेक करेंगे? कौन जन्मजात रेडिकलाइज है उसको कैसे चेक करेंगे? इनके किसके अंदर कितना जहर भरा है उसको कैसे आप उसको कैसे? भाई कोई मशीन तो है नहीं इनके अंदर जो फिट कर देंगे और पता चल जाएगा कि अरे भैया इनसे बचो, ये तो धर्म की राह पे चल पड़े हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताइए नन्हे पहलवान, इस कौम के बारे में तो बड़ा फेमस है जी कि ये अपना नाम, अपनी आइडेंटिटी छुपा के बिजनेस करते हैं, अन्नपूर्णा भोजनालय खोलते हैं जी, तब वहां पे कभी भी आई लव मोहम्मद नहीं लिखते। इन लोगों ने जानबूझ के इस यूनिवर्सिटी का नाम अल-फलाह रखा, तो हिंदू स्टूडेंट तो भर तक कोई जाना नहीं चाहेगा। नहीं, मैं बताता हूँ, गए हैं 2006 तक वहां हिंदू स्टूडेंट्स, 2007-8 तक भी गए हैं। वो जो 8 में कांड हुआ ना, हुआ क्या? अच्छा, ये बातें हमें कैसे पता चली? 2008 में वहां 2008 तक वहां हिंदू स्टूडेंट्स थे, जब 8 में वहां छापेमारी हुई ना, और उसके बाद एकाएक उससे पहले ये बटला हाउस वाले एनकाउंटर के बाद अगले दिन तो वहां पे जितना हिंदू स्टूडेंट्स था ना, वो थोड़ा थोड़ा वैसे भी आशंकित हो चुका था, क्योंकि एकाएक इन्होंने जितने हिंदू टीचर्स थे उनको धीरे धीरे निकालना। और बताता हूँ, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज भूल गया, शुक्रवार को नमाज होती है जुमे की, तो पहले धौस गांव में वो नमाज हुआ करती थी। मैं इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर तो भूल गया, मुझे याद आ गया, बड़ा अच्छा याद दिलाया आपने। तो शुक्रवार को 1 बजे के बाद कोई पढ़ाई नहीं होती थी, उस दिन वो हाफ डे टाइप हो जाता था, और धौस गांव में टूटी फूटी नमाज, मस्जिद वहां नमाज होती थी। 2008 में एकाएक वहां तबलीगी जमात की एंट्रेंस होती है, कॉलेज में भी और धौस गांव में। वो गांव जो अब तक मतलब उनको कंफर्म नहीं था कि हम मुसलमान ही हैं कि गुजर है कि हिंदू हैं, हम क्या हैं, बस ठीक है मुसलमान से हैं। वहां के बच्चे एकाएक भर भर के 15-15 दिनों की ट्रेनिंग्स पे जाने लग गए। अच्छा, ये बात कैसे लीक हुई? क्योंकि उस कॉलेज ने जितने सिक्योरिटी गार्ड्स रख रखे थे ना, वो सारे धौस गांव के 8-10 लड़के थे। अच्छा, उधर तबलीगी जमात की एंट्रेंस होती है, तो एक लड़का पूछता है एक सिक्योरिटी गार्ड से, कह रहे 15 दिन गायब थे, कहाँ गए थे? कहते भाई साहब तबलीगी जमात में गए थे। बोला ये क्या होता है, जमात क्या होती है? कहते भाई साहब दीन का धर्म प्रचार करने गए थे। एकाएक वो टूटी फूटी मस्जिद रेनोवेट होकर पूरी फुल फ्लेज मस्जिद बन जाती है, और 2008 के बाद यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर एक बहुत बड़ी मस्जिद का निर्माण होता है, कॉलेज कैंपस के अंदर। तब जिस कॉलेज में मस्जिद बने उसमें हिंदू बच्चा कितने दिन सरवाइव करेगा? जहां पे 100% टीचर्स, 90% टीचर्स वो गोल टोपी हो, वहां हिंदू बच्चा कैसे सरवाइव करेगा? तो हिंदू बच्चों ने धीरे धीरे वहां से एडमिशन लेना बंद कर दिया, और 2000 जब तबलीगी जमात की एंट्रेंस हुई उसके बाद हिंदू के बच्चों को लगा कि नहीं, अब ये यूनिवर्सिटी हमारे लिए। होता नॉर्मली क्या है ना, बच्चे और फिर वहां मेडिकल कॉलेज कब खुला है? 14 से पहले, यूनिवर्सिटी जब बनी है उसके बाद, क्योंकि मेडिकल कॉलेज खोलना बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होता है। वो सब तो एकदम उसके बाद तो एकदम आप सोचिए कि मेडिकल कॉलेज खोलना, अरे बहुत उसके बाद देखिए, अल-फलाह स्कूल ऑफ मेडिकल साइंस, अल-फलाह स्कूल ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, अल-फलाह स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड लैंग्वेजेस, अल-फलाह स्कूल ऑफ फिजिकल एंड मॉलिक्यूलर साइंसेस। हाँ, मतलब आप सोच के देखिए कि एकदम अल-फलाह में आज, अच्छा मैं बताऊं, शायद 200 बच्चों की सीट है पर ईयर, 200 सीट है, 200 सीट्स हैं एमबीबीएस में, आप सोच लीजिए। और 2014 में खुला है। हरियाणा लेजिस्लेटिव असेंबली ने बाय पासिंग एन एक्ट 21 ऑफ 2014, तो आप सोच लीजिए। अच्छा, आपको एक और बात बताऊं, शुरू में उसको माइनॉरिटी का स्टेटस मिला था उस कॉलेज को। मतलब हरियाणा गवर्नमेंट इतनी ज्यादा उस पर मेहरबान रही है। ये हाल है एकदम जी, एकदम दीनी
और एकदम दीनी और दीन के बच्चों के लिए वो कॉलेज खुला था। और देखिए, अल-फलाह का मतलब ये होता है कि जब आप अपना मकसद पाले, हैप्पीनेस। तो वो उन्होंने अचीव बम कर बांध ली। के फट के 72 हुरों वाला जो अल्टीमेट गोल होता है इनकी जिंदगी का, वो प्राप्त कर लिया अल-फलाह। आप सोच के देखिए बाबा जी, वो जो 3,3200 किलो टोटल अमोनियम नाइट्रेट और आरडीएक्स और वो बाकी टाइमर्स और वो सब पकड़ा है, या वो जो जहर बनाया जा रहा था, अगर वो जहां यूज होना था वहां यूज हो जाता तो क्या? 25-50 किलो, अंदाजा है कि 50 किलो था उस गाड़ी में अमोनियम नाइट्रेट। तो उसने 13 लोगों को घायल किया और मृत्यु हुई। अगर वो 3200 किलो सही जगह से पूरी प्लानिंग के साथ इस्तेमाल हो जाता तो क्या होता? कितनी बड़ी साजिश थी। मैं तो बल्कि कश्मीर पुलिस को बधाई दूंगा कि भैया उन्होंने इतना बड़ा प्लॉट पकड़ लिया, फरीदाबाद मॉड्यूल पकड़ लिया और सारे लिंक्स निकाल लिए। अब तो ये देखना है, अब देखिए यूनिवर्सिटी की जो इस वक्त वाइस चांसलर है, कोई सरदार जी महिला है, वो तो कहते कि नहीं हमारे आज उन डॉक्टर से कोई मतलब तो कोई लेना देना नहीं था, हमारे कॉलेज को छोड़ के जा चुके थे बहुत पहले। ये उन्होंने सफाई पेश की है। नहीं, पर फिर धौस गांव में वो कमरा लेके क्यों सारा स्टोरेज हो रही थी? तो अगर अल-फलाह से कनेक्शन नहीं था तो फरीदाबाद में के लोग, फरीदाबाद के डॉक्टर्स, अब तो ये प्रिंसिपल महोदय, वाइस चांसलर महोदय बताएंगी ना कि अल-फलाह यूनिवर्सिटी के वो पूर्व प्रोफेसर्स क्या क्या कर रहे थे। अच्छा, उसमें एक और आपको बताऊं, वो जो डॉक्टर शाहीन हैं, वो यूपी पीसीएस आयोग से चयनित मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर हुई थी, एचओडी थी। हाँ, कानपुर वाला वो गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज में वो प्रोफेसर नियुक्त हुई थी। पर वहां पर भी उसकी बहुत ज्यादा डिसिप्लिन संबंधित शिकायतें थी, अचानक काम छोड़ के गायब हो जाती थी, अल्टीमेटली वहां से टर्मिनेट किया गया था। हाँ, वो 2013 में गायब हो गई थी, फिर उनको उसको जाते रहे, नोटिस का जवाब नहीं देती थी, अंत में 2021 में टर्मिनेट कर दिया। तब तक वो अल-फलाह और इधर उधर उसका अपना वो काम कर रही थी, उसने वो दीन की सेवा करनी थी, वो कर रही थी। उसकी गाड़ी में से AK-47 पकड़ी गई है, एक डॉक्टर साहब के लॉकर में से AK-47 पकड़ी गई है, एक डॉक्टर साहब ने 2 कमरे किराए पे लिए थे, वहां से तो क्या क्या पकड़ा गया उसके, तो मतलब अपने आप में मुझे लग रहा है उतना गोला बारूद तो आर्मी के पास से निकलता है जितना उनके पास से निकल गया। अमोनियम तो ये है साहब अल-फलाह यूनिवर्सिटी की हकीकत, ये अंदर की कहानी की कैसे अल-फलाह के जो प्रमोटर्स थे कौन लोग हैं, कहां से उनके क्या कनेक्शंस हैं, और कैसे कांग्रेस की सरकारों में अगर सही से मोदी जी जांच करा दें, निष्पक्ष जांच हो जाए, तो मुझे लग रहा है कि कांग्रेस का एक और एंटी इंडिया बहुत बड़ा प्लॉट बेनकाब हो जाएगा। उस यूनिवर्सिटी में किस किस कांग्रेसी का कितना कितना स्टेक है, और उसको एक सिंपल 5 कमरे के इंजीनियरिंग कॉलेज से पूरी एक फुल फ्लेज डीम्ड यूनिवर्सिटी बनाने की, यूजीसी ग्रांटेड यूनिवर्सिटी बनाने की है, उसमें कौन कवायद में कौन कौन किसकी क्या क्या भूमिका रही है, उस फवाद को पकड़ लो, सारी रिपोर्ट निकल आएगी। अब वो जहां छुपा हुआ है, लेकिन ऐसा मैं आपको उसका एड्रेस बता दूं, जामिया नगर में ही रहता है। अगर मेरी वीडियो कोई देख रहा है तो प्लीज सरकार को ये बात बता दे, अभी भी जामिया नगर में रहता है, आज भी। अब इससे पहले कि वो किसी मिडिल ईस्ट की कंट्री में पनाह मांग ले, पकड़ लीजिए, पटे वाली मशीन पे चढ़ाइए। तो इस पे हमारी रिसर्च जारी रहेगी। आज की वीडियो को नन्हे पहलवान यही समाप्त करते हैं और दोबारा मिलते हैं सर, इसी टॉपिक की और गहराई से पड़ताल करते हुए। जी बाबा जी। जय श्री राम, हर हर महादेव। हर हर महादेव।